ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने रीडिंग पोर्शन कंप्लीट किया था आपका। आज हमें एक्सरसाइज डिस्कशन करना है जिसमें फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कीवर्ड्स की बात किया है। कीवर्ड्स क्या है? कैनोपाई। देखिए कैनोपाई क्या होता है। कैनोपाई मैंने बताया था, ये क्या होता है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जो ट्रीज के डिफरेंट ट्रीज के जो अपर मोस्ट पार्ट होते हैं और वो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसी को कैनोपाई बोला जाता है। ठीक है, जंगल का ऊपरी भाग जो होता है, ऊपर से देखने पर जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वही उसका कैनोपाई होता है। ठीक है। यस सर। डिफोरेस्टेशन आप जानते हो, वन खनन, यानी जो जंगलों की कटाई की जाती है, इसी को डिफोरेस्टेशन बोलते हैं, वन खनन। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, सीड डिस्पर्सल। बेटा क्या होता है सीड डिस्पर्सल? आप लोगों ने पढ़ा है ना? यस सर। यस। सीड डिस्पर्सल उस क्या होता प्लांट है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीड थ्रू द एनी एनिमल और एनी थिंग्स मीडियम, इन थ्रू अदर पार्ट। एनिमल्स और बाय नेचुरल मीडियम। ठीक है, यानी प्राकृतिक तरीके से या जानवरों के द्वारा जब बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, किसी भी प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं तो इसी को सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। और इससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट होता है रीजनरेट होता रहता है। फॉरेस्ट क्या होता है? रीजनरेट होता है, यानी उसके लगातार वो ग्रो करता रहता है, जंगल बढ़ता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, सीड डिस्पर्सल मीन बीज यस का सर। बिखराव या बीज का प्रकीर्णन। ठीक है। देखिए क्राउन क्या होता है? क्राउन ऑफ द ट्रीज आप जानते हो बेटा, ट्रीज का जो टॉपमोस्ट पार्ट होता है, यानी कि जो पेड़ का तने के ऊपर का भाग होता है, पेड़ के तने से ऊपर का भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। ठीक है, जैसे मुकुट होता है तो मुकुट ये भी है एक प्रकार का, है ना। ह्यूमस क्या होती है? ह्यूमस आप जानते हो, ये एक कॉमन वर्ड है फॉर द डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द लीव्स, सॉरी, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल रेसिड्यू। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप इसको पहले से ऑलरेडी डिस्कस किया गया, इसके बारे में इन डिटेल भी बताया गया था आपको। इससे पहले के जो चैप्टर यहाँ पे आपका आया था सवाल, वहां पे भी डिस्कस किया गया था और इस चैप्टर में भी। ठीक है, ह्यूमस क्या होता है भाई? यस सर। आप लोग बताएंगे क्या होता है ह्यूमस, क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल ऑन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लैंड। वन मीन्स वही है, मतलब सही है आपने जो कहा, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स, यानी रेसिड्यू। कहने का मतलब जो जानवरों या पौधों के जो अवशेष होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, वो जब डिकम्पोजिशन में आते हैं, यानी जो बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स के द्वारा उनको डिकम्पोज किया जाता है तो ह्यूमस फॉर्म कर लेते हैं, गहरे रंग के पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो उनके मिनरल्स यस होते सर। हैं या जो उनके न्यूट्रिएंट्स उनको अगेन रिलीज कर देते हैं इनटू द सॉइल। ये कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं भाई? माइक्रोब्स होते हैं, है ना। माइक्रोब्स क्या होते हैं? यस सर। डिकम्पोजर्स होते हैं, जो उनको छोटे सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, यानी जिससे मिलकर उनका शरीर या वो स्ट्रक्चर फॉर्म हुए थे, ठीक है, उनको उसी फॉर्म में अगेन कन्वर्ट कर देते हैं, यानी मिनरल्स न्यूट्रिएंट जो भी होते हैं सबको अगेन रिलीज कर देते हैं इनटू द सॉइल। और इस प्रकार का जो फिर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है या जो रिमेन्स होता है उसे ह्यूमस बोला जाता है। ठीक है, ह्यूमस कंटेन करती है मोर, इट इज रिच इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। बेटा ये आपका मिनरल और न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है ह्यूमस, है ना। जिन क्षेत्रों में ह्यूमस होता है, जहाँ पे ऐसे सड़े गले पदार्थ, मतलब सड़े गले पदार्थ का मतलब जंतुओं और पौधों के, मेनली प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वहां पे जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। वहां की मिट्टी कैसी होती है? बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। बात आती है सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन क्या होता है भाई? सॉइल इरोजन आपने पढ़ा है, इसके बारे में भी जानते हैं आप लोग। सॉइल इरोजन क्या होता है? चलिए नेट से मुस्कान आप ही बताइए। बेटा मुस्कान, सॉइल इरोजन। Sir, when people cut the trees, then the uppermost layer of the soil get destroyed. Then it is called soil erosion. गुड बेटा, करेक्ट है। इन्होंने जो डिफिनेशन दिया 100% करेक्ट है। आप ऐसा भी कह सकते हो अपनी सिंपल से लैंग्वेज में, सर कटिंग ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, यानी डिस्ट्रॉशन ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। यानी जब भूमि की जो मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह जब कट जाती है यानी निकल जाती है तो उसी के सॉइल इरोजन बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होता है?
When rains heavily, जब ज्यादा बारिश होती है, और and rain particles, वाटर पार्टिकल डायरेक्ट हिट टू द ग्राउंड, और जब क्या करते हैं, जब आपके जो बारिश की बूंदें होती हैं, जल की बूंदें होती हैं, वो डायरेक्ट हिट करती हैं ग्राउंड को, और इन द अब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल इरोडेड, जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, पेड़ की अनुपस्थिति, अगर पेड़ पौधे वहां कम है ऐसी जगह पे, तो वहां से मिट्टी कटने लगती है। क्यों कटने लगती है? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करके रखते हैं भाई, आप जानते हो, पेड़ पौधे जो होते हैं वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं, बाइंड करते रहते हैं, बांधे रखते हैं, जो जिससे वजह से जो एक कई सारे तरीके से प्रोटेक्ट करती है, बांध कर पकड़े रखते हैं और डायरेक्ट हिट नहीं करने देते। वाटर पार्टिकल्स को, जो रैनिंग वाटर पार्टिकल्स होते हैं, उनको डायरेक्ट ग्राउंड पे हिट नहीं करने देते, है ना। उनका जो ग्राउंड होता है, कनोपाई होता है, वो उनको डायरेक्ट हिट नहीं करने देते। तो दोनों तरीके से ये बचा लेते हैं, और पर्कुलेशन रेट अच्छा होता है तो पानी अंदर सोख लेता है, जिसके कारण मिट्टी कटने नहीं पाती, यानी सॉइल इरोड नहीं होता, ठीक है, मृदा अपरदित नहीं होती। बात समझ में आई होगी? Yes, sir. लेट्स से नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उन्हें डिकम्पोजर्स बोला जाता है। क्या करते हैं, इनका वर्क क्या होता है? दे ब्रेक्स, So they convert. यस बेटा, दे कन्वर्ट और They Sir, convert the the microorganisms which convert the dead plant and animals to humus are known as decomposer. गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड बेटा। अनुभव शुक्ला, आपने बहुत ही अच्छा बताया। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो माइक्रोब्स होते हैं, जो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स को, यानी चाहे वो प्लांट्स के हो चाहे एनिमल्स के होते हैं, उनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, या ह्यूमस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इन्हीं को डिकम्पोजर्स बोला जाता है, ठीक है, करेक्ट है। बातें आप लोगों को भी समझ में आई होंगी? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, रीजनरेशन। भाई रीजनरेट मतलब क्या होता है? पुनः किसी चीज की उत्पत्ति करना, वो क्या होता है रीजनरेशन। यहाँ पे रीजनरेशन का रिलेशन जो है वो फॉरेस्ट के ग्रो करने से है, ठीक है, जंगल के बढ़ने से है। जंगल बढ़ने का मतलब ये है कि उसका एरिया बढ़ रहा हो, जंगल का एरिया बढ़ने से है ना, नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ रहे हो, तो Yes, यहाँ sir. पे रीजनरेशन। और ये होता किसके द्वारा भाई? ड्यू टू द सीड डिस्पर्सल। ये किसके द्वारा होता है भाई? सीड डिस्पर्सल के द्वारा जो फॉरेस्ट है वो रीजनरेट होता रहता है, क्योंकि सीडलिंग्स होते हैं, सीड डिस्पर्स होता है, तो एक पेड़ से कई सारे बीज, इसके फल, कई सारे फल होते हैं, और उन फलों में कई सारे, एक एक फल में बीज होते हैं, फिर क्या होते हैं, एक एक फल इधर उधर बिखरते रहते हैं, तो उनसे कई सारे बीज बिखरते हैं, और इस तरह से सीडलिंग, सीडलिंग से सैपलिंग्स, और सैपलिंग से क्या होते हैं, फिर न्यू ट्रीज फॉर्म हो जाते हैं, है ना, स्प्राउट होके, मतलब। Yes, sir. अंडर स्टोरी क्या होता है? जो पेड़ों की अलग अलग हाइट के ट्रीज होते हैं, मतलब जंगल में आपने देखा भी था कि कई सारे जो ट्रीज हैं, डिफरेंट ट्रीज, उनके शेप एंड साइज अलग अलग होते हैं, कुछ कम हाइट के होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा टाल होते हैं ना, और कुछ उसके बीच वाले होते हैं, कुछ नन्हे पौधे होते हैं, जैसे हाफ सो श्रब्स की बात कर लें, कुछ छोटे होते हैं। तो ये अलग अलग एक प्रकार की मंजिल बना लेते हैं। अगर हम देखें तो एक प्रकार की, जैसे हमारे घरों में मंजिल बन जाती है 2 स्टोरी 3 स्टोरी, ऐसे से यहाँ भी अगर हम देखें तो अलग अलग डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं सर, इन्हीं को हम अंडर स्टोरी बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये भी क्लियर ही होगा आप लोगों का। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट यू हैव लर्न्ड। अभी तक हमने सीखा क्या इससे, है ना, इस चैप्टर के थ्रू। इन शॉर्ट यहाँ पे जो जो पॉइंट्स हमने इस चैप्टर के थ्रू सीखा है या जाना है, ठीक है, उनके बारे में इन शॉर्ट यहाँ इन्होंने बताया, तो हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा वी गेट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट सराउंडिंग अस। सही है, हम जंगलों से बहुत सारे यूजफुल आइटम्स या यूजफुल जो सब्सटेंसेस प्राप्त करते हैं। उसमें आप जानते हो सबसे मस्ट क्या होती है, सबसे जरूरी चीज क्या है हमारे लिए, जो हम जंगलों से, मेनली प्लांट से ही हमें गेन होता है, वही क्या होता है सबसे मस्ट? लेट से अभिषेक और मुस्कान से एवरीवन। Sir, oxygen. Sir, oxygen. ऑक्सीजन, यस बेटा, ऑक्सीजन आप जानते हो जो हमारे लिए मस्ट एंड फर्स्ट है, हमारे लिए सबसे Yes, जरूरी sir. और सबसे पहली चीज जो प्राथमिकता होनी चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव अ सेकेंड, मतलब एक सेकंड भी हम नहीं रह सकते हैं ना। अगर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में या हमारे शरीर से ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाए तो हमारा जो जितने भी फंक्शंस वो ब्रेक हो जाएंगे,
फंक्शंस स्टॉप हो जाएंगे, हमारी बॉडी फंक्शन, तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा, तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फॉरेस्ट इज अ सिस्टम कंपेरिजिंग वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, फॉरेस्ट एक प्रकार का ऐसा तंत्र है जिसमें पौधे, जंतु और बहुत सारे सूक्ष्म जीव, यानी एक वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। उनका एक ड्वेलिंग्स होता है, यानी घर होता है, प्रकार का, है ना। Yes, sir. In a forest, trees form the uppermost layer, followed by shrubs, the herbs from the lowest layer of the vegetation. बेटा कह रहे हैं, in a forest, trees form the uppermost layer, followed by shrubs, the herbs from the lowest layer of vegetation. बेटा सबसे जो टॉलेस्ट प्लांट होता है वो ट्रीज होता है, मतलब ट्रीज होते हैं, कई सारे पेड़ होते हैं, तो उसके उन टॉलेस्ट ट्रीज प्लांट्स को बोला जाता है ट्रीज, है ना। देन आफ्टर क्या होता है, श्रब्स, देन आफ्टर क्या होता है, हर्ब्स, ये लोवेस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन, फ्रॉम द लोवेस्ट लेयर ऑफ द वेजिटेशन, यानी जो हर्ब्स होता है वो लोवेस्ट लेयर फॉर्म करता है, श्रब्स मिडिल लेयर फॉर्म करता है, और जो ट्रीज होते हैं वो अपर मोस्ट लेयर फॉर्म करते हैं। इस तरह से डिफरेंट अंडर स्टोरीज में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड फूड शेल्टर फॉर एनिमल्स। नो 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 नो, यस बेटा यही तो है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। देखिए, ये जो अलग अलग लेयर फॉर्म होते हैं, हर्ब्स की बात कर लें, श्रब्स की बात कर लें और ट्रीज की बात कर लें, ये जो विविध प्रकार के जंतु पाए जाते हैं या जीव पाए जाते हैं जंगलों में, उनके लिए भोजन और ड्वेलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, भोजन और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनको शरण के लिए उनके एक प्रकार का शरण का काम करते हैं और भोजन भी उनसे प्राप्त कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, पक्षियां और जंतु, मतलब जितने भी जीव पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट। बेटा जी, आपको पता है जंगल लगातार क्या करता है, बढ़ता रहता है और परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन मतलब कहीं आप देखोगे धीरे धीरे उसका एरिया, अगर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो अपने एरिया को क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहेगा जंगल। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए आज उसको ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, तो उसको हम डिक्रीज करते जा रहे हैं। वैसे अगर नेचुरली देखा जाए तो जंगल क्या करता रहेगा, अपने आप को इंक्रीज करता रहेगा, ग्रो करके। इन द फॉरेस्ट देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा जी, एक पक्की चीज है कि जो जंगल होते हैं उनमें इन सारी चीजों का इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से जुड़ाव होता है, मिट्टी का, पानी का, हवा का, और जो उसमें रह रहे जीव जंतु होते हैं सभी का एक दूसरे से जुड़ाव होता है। कुछ भी डिस्टर्ब होगा उसमें तो पक्का पक्का सारे डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। इसके अलावा इन्होंने कहा जो जंगल है वो, मैंने बताया ना, इरोजन से प्रोटेक्ट करता है सॉइल को। सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, वही बात करते हैं। चलिए, फॉरेस्ट आर द लाइफलाइन ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। देखिए, जंगल ऐसे जीवों के लिए जो जंगल में रह रहे जितने भी समुदाय होते हैं, वो चाहे समुदाय का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मतलब प्लांट की बात कर लें या माइक्रोब्स की बात कर लें या कोई भी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, इन सब की बात करें तो जितने भी कम्युनिटीज होती हैं वहां पे, उन सब के लिए जंगल एक उनके लिए लाइफ लाइन है। जंगल खत्म तो उनका जीवन खत्म, ठीक है। बात आती है फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। बेटे, फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। देखिए, हमारा जंगल से ही आपका प्रभावित होता है क्लाइमेट। जंगल, अगर जिस क्षेत्र में जंगल होंगे, ज्यादा वन होंगे, वहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा, सुटेबल होगा क्लाइमेट, फेवरेबल क्लाइमेट होता है। वाटर साइकिल अच्छी चलेगी, वहां का वाटर साइकिल मेंटेन रहेगा। एयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी एयर क्वालिटी होगी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा इनरिच होगा इन ऑक्सीजन, ठीक है, यानी वो वहां की हवा जो होगी वो ऑक्सीजन से युक्त होगी, भरपूर होगी, ठीक है। और वही आप जानते हो फ्रेश एयर होती है। एयर क्वालिटी जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा, वहां की एयर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है, ठीक है। अब बात आती है एक्सरसाइजेस की, जिसको आप लोगों ने शायद ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। बेटा, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट। बातें बताई गई,
explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. बेटा ऐसे जो एनिमल्स ड्वेलिंग होते हैं, ड्वेलिंग मीन्स क्या होता है, एक प्रकार का हैबिटेट, सॉरी एक प्रकार का हाउस है ना, हाउस. यस सर. या एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट टू ग्रो एंड रीजनरेट. बताइए भाई कैसे जो जंगलों में इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट. जंगलों में जो इनके प्राकृतिक निवास होते हैं, प्राकृतिक घर होता है इन जानवरों का, वो कैसे इनकी मदद करता है, ये हेल्प इट टू ग्रो एंड रीजनरेट, यानी इनको बढ़ने में, इनके विकास में और इनको रीजनरेट होने में कैसे इनकी मदद करता है. तो भाई कैसे मदद करता है, आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी तो बता सकते हैं आप भी कैसे मदद करता है, बताइए. उनके जितने भी फेवरेबल. यस, अब से एक से. So the animal dwelling in the forest help it grow and regenerate through the seed dispersal. When the seed dispersed through animal to the other places, the forest grow and regenerate. यस बेटा, बट मुझे लग रहा है क्वेश्चन कुछ और है, आपने आंसर कुछ और दिया. एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट. यस बेटा, एनिमल्स ड्वेलिंग की बात कर रहे हैं ना, यहां पे कह रहे हैं एक्सप्रेस हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग. ड्वेलिंग में तो हाउस ही तो होता है. इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट. बेटा बात तो कर रहे हैं कि फॉरेस्ट की ग्रो और रीजनरेट होने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स ड्वेलिंग की बात की गई है. यस, थोड़ा सा सेंस यूज किया जाए तो वही है कहने का मतलब जो अभिषेक ने आंसर दिया. बेटा ड्वेलिंग है मतलब अच्छी खासी उनके लिए प्राकृतिक फेवरेबल कंडीशंस होता है, तो जीव जंतु उसमें रहते हैं जंगल में, ठीक है, तो रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. ये जब इधर उधर घूमते रहते हैं जंगलों में, तो इनकी बॉडी से जो सीड होते हैं क्लिक हो जाती है, और इस तरह से जो सीड होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाती है, और इस प्रकार जो आपका फॉरेस्ट है वो क्या करता है, ग्रो होता है और रीजनरेट होता रहता है ना. क्यों मुस्कान? यस सर. यही होगा ना. Yes, sir. तो आप अपने लैंग्वेज में इसको सेट करके राइट कर सकते हैं, ठीक है. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर देख लिया जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स. बेटा फॉरेस्ट कैसे प्रिवेंट करता है, फ्लड से बचाता है कैसे, ठीक है, कैसे बचाता है भाई. इट प्रिवेंट, देखिए इट प्रिवेंट फ्लड्स. देखिए कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स, यानी कैसे जंगल जो है वो बाढ़ से कैसे बचा सकता है. बाय मेनी वेज, किस तरीके से. इट प्रोटेक्ट टू द ग्राउंड बाय डायरेक्ट हिटिंग ऑफ रेन वाटर. ठीक है, ये क्या करता है, ये रेन वाटर को डायरेक्ट हिट करने से, ग्राउंड पर डायरेक्ट हिट करने से बचाता है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट की बात कर लो तो सेकेंड पॉइंट क्या है, इट फर्मली बाइंड फॉरेस्ट ट्रीज रूट्स, ठीक है, फर्मली बाइंड द soil. That's why water can't erode the soil. ठीक है, या water can't नहीं कर सकते, या water does not erode the soil. ठीक है, यानी क्या करता है, आपका जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को कस के पकड़ के रखते हैं, जिसके वजह से ये जो जल यानी बारिश होती है तो मिट्टी उससे कटती नहीं हो, इरोड नहीं होती है. थर्ड पॉइंट की बात कर लें. थर्ड पॉइंट क्या होता है भाई, ड्यू टू द ट्रीज और मोर प्लांट्स. ठीक है, यानी अधिक पौधों और पेड़ों के कारण जो रेट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज सो हाई, यानी वहां का पर्कुलेशन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, टू वाटर, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने का जो रेट होता है वहां का बहुत ज्यादा होता है. इस कारण ज्यादा से ज्यादा पानी क्या होती है, वो सोख लेती है, सीप कर जाता है. ठीक है, सीप कर जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ नहीं आती, मतलब कई सारे तरीकों से बचा लेता है ना.
सही है कि नहीं है? मतलब फर्स्ट पॉइंट आपने Yes, देखा, sir. Yes, sir. ये डायरेक्ट हिट नहीं करने देते, इसकी जो कैनोपाई होती है, क्राउन्स होते हैं पेड़ों के, ठीक है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स को यानी जो रेनिंग वाटर होता है उसको डायरेक्ट हिट करने, मतलब ग्राउंड पे हिट करने से रोकते हैं। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया, सेकंड पॉइंट क्या है, द ट्रीज रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल, दैट्स व्हाई द सॉइल does not eroded, okay, the soil does not eroded। अब बात होती है नेक्स्ट पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमने क्या बताया था भाई, इसके जो जड़ें होती हैं वो क्या कर, मतलब जड़ें नहीं, यहाँ पे जड़ों के कारण जो मिट्टी होती है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, यानी पार्टिकल्स में ज्यादा दूरी होती है, जिसकी वजह से इसका रेट ऑफ पर्कुलेशन होता है, ज्यादा होता है, मतलब पानी तेजी से सोखता है और ज्यादा से ज्यादा सोख लेता है ना। अब्जॉर्प्शन रेट इसका बढ़िया होता है, यानी ज्यादा सोखता है, और पर्कुलेशन रेट तेजी से सोखता है। इस कारण तीनों ही कंडीशंस फेवरेबल होते हैं टू प्रिवेंट द फ्लड, यानी बाढ़ से बचाने के लिए तीनों ही चीजें काफी हैं, और इसकी वजह से बाढ़ से जो जंगल है वो बचा लेते हैं, बाढ़ नहीं अपनी पाती अगर जहां जिस क्षेत्र में जंगल की अधिकता हो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें, व्हाट आर डिकम्पोजर्स। बेटा डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, आपने अभी बताया, द माइक्रोब्स Yes, ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच कन्वर्ट द डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट और एनिमल्स इनटू ह्यूमस, ठीक है, आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। नेम एनी टू ऑफ देम। बेटा किन्हीं दो का नाम बताना है, तो बैक्टीरिया और किन्हीं दो बैक्टीरिया उसके Fungi. नाम। यस बेटा, Sir, fungi, bacteria and fungi. यस फंगी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। What do they do in the forest? ये जंगल में क्या करते हैं भाई, they decompose the dead and decaying parts of the leaves or animals into humus, इनका यही काम होता है। और इनका मेन वर्क क्या होता है, ठीक है, डिकम्पोज तो करते ही हैं, लेकिन मेन वर्क क्या करते हैं, दे रिलीज द मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ एनिमल्स और सोयल, सॉरी एनिमल्स और प्लांट्स अगेन इनटू द सोयल। ये क्या करते हैं, इनका मेन वर्क यही तो होता है, जो कंपोजर्स होते हैं डिकम्पोजर्स, इनका मेन वर्क क्या होता है, जो पौधों के या जानवरों के जो अवशेष के जो खनिज होते हैं, यानी जो पोषक तत्व होते हैं, उनको फिर पुनः मिट्टी में पहुंचाने का काम करते हैं, यही मेन वर्क होता है इनका, है ना। जिससे क्या होता है, Yes, sir. जो जंगलों की जो मिट्टी होती है वो इनरिच रहती है बाय न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट, फोर्थ, तो बेटा थर्ड पॉइंट अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। बेटा ये कह रहे हैं कि आप बताइए किस तरह से जो जंगल होते हैं ये हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संतुलित रखने में किस तरह से ये इनकी क्या भूमिका है, इसको आप समझाइए। We know that forest release more and more oxygen, ठीक है, and it absorb excess carbon dioxide of the atmosphere. That's in that manner forest maintaining the balance between the oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Okay? Yes, sir. भाई क्या सिंपल सी बात है, जंगल जो होते हैं, जंगल मीन्स पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यूज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर का एक्सेस अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको ये अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, फॉर मेकिंग फूड या समथिंग, वो तो अलग चीज है, उनका रॉ मटेरियल होता है ये, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए जो हानिकारक गैस है उसको खुद ले लेते हैं, और हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए लाइफ गैस जो हमारी है उसको रिलीज करते हैं।
तो ये तो बेटर है ना। इस तरह से क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस करते हैं किसको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है भाई, हमें Yes, जरूरत Yes, ऑक्सीजन sir. की है, हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई तो ऐसा चाहिए जो कार्बन, देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, हमें चाहिए क्या, ऑक्सीजन। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो ऑक्सीजन दे दे और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले ले। तो ये मेंटेन या बैलेंस करने का काम कौन करता है, फॉरेस्ट। इसको मेंटेन करने का, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज, उन सब के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होती है। चाहे हम बात कर ले ब्रीथिंग की, ठीक है, और चाहे तमाम सारे हम जो डेवलपमेंट की बात कर लें, या तमाम सारे जो हम उद्योग व्यापार की बात कर लें, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क पे जा रहे हैं, ठीक है, जहां भी कुछ बनाया जा रहा है, वहां पे आप जानते हो कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होती है, कुछ भी बनाने के लिए, है ना। क्योंकि कुछ बनाना है, नया बनाना है, तो उसे बर्न कराना होगा, उसको नए फॉर्म में लाना है, तो कुछ बर्निंग प्रोसेस ही होगा वहां पे, और बर्न करेगा तो पक्का पक्का कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ठीक है, और भी सारे गैसेस रिलीज होते हैं, लेकिन ये होगा। तो आई होप इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। भाई इसको तो पढ़ा था, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, बिकॉज यहां तक कि जो रेसिड्यू होता है वो एनिमल्स और प्लांट्स का, उसको भी डिकम्पोज कर दिया जाता है, उसको भी अगेन उसके जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी फिक्स कर दिया जाता है अगेन इनटू द सॉइल, या रिलीज किया जाता है अगेन इनटू द सॉइल बाय द डिकम्पोजर। सो दैट्स so there is no waste in a forest, okay, that's why there Yes, is no sir. waste in forest। भाई माइक्रोब्स क्या करते हैं, वेस्ट नहीं जाने देते कुछ भी जंगल में, जो भी चीजें सड़े गल रही होती हैं उनसे भी उनके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उनको भी नीचे मतलब मिट्टी में खींच लेते हैं, ले आते हैं, मिट्टी में रख देते हैं। भाई मिट्टी को आवश्यकता है, मिट्टी से ही गई थी सारी चीजें, जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिले थे पेड़ पौधों को, किससे मिले थे, मिट्टी से। और उसी मिट्टी के सॉरी पेड़ पौधे के पार्ट होते हैं, तो उनमें ये सब कंटेन रहता है, उसको अगेन क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं इनटू द सॉइल, और जिससे जो जंगल में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। बात समझ में आई? Yes, sir. लिस्ट 5 प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। कुछ भी लिख दीजिए भैया, इतनी सारी चीजें हैं कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5 ही चीजें बतानी है तो कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। Yes, sir. मेडिसिन्स, फायरवुड, Gum, या wood, wood, ऑक्सीजन, लाइफ गैस, oxygen, और टिम्बर के लिए हम लकड़ियां पाते हैं तमाम तरीके से, रबड़, भाई रबड़ कहाँ से आता है, जंगल से। yes, sir. और क्या आता है, बहुत सारे प्रकार के मेडिसिन, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। Sir, चलिए अभी टाइम नहीं है। spices. यस बेटा, एक इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने बताया, स्पाइसेस, गुड, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। यानी बहुत सारी चीजें हमारे यूज की, हम लोग के भी हम इंटरेक्ट होते हैं, लेकिन हम डेली वाइज पे लेकिन हमको ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी चीजें जंगल से ही प्राप्त होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। द इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लोरिंग प्लांट्स इन। बेटा जी एक चीज और बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपका टाइम ओवर होता है तो ठीक है, अभी हम 2-4-5 मिनट के लिए फिर से रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, आज इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने कहा द इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लोरिंग प्लांट्स इन। Sir, pollination. व्हाट बेटा? यस अनुभव। Sir, pollination. Insect, Sir, butterflies, pollination. honeybees, birds help flowering plants in pollination. In regeneration भी बोल सकते हैं, in regeneration, है ना, यानी रीजनरेशन में इसको फिर से बढ़ने, या ये क्या करते हैं, सीड को डिस्पर्स करने का, जितने चीजें फैक्टर की बात की गई, इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, हनीबीज और बर्ड्स, ये इनका मेन वर्क क्या होता है भाई,
ये सीड डिस्पर्सल का काम करते हैं। आप पॉलिनेशन भी अच्छा है, आपने बटरफ्लाइज को बताया पॉलिनेशन, बट इन सारे फैक्टर्स को एक साथ इंक्लूड किया जाए तो मुझे लग रहा है रीजनरेशन बेटर होगा, है ना। रीजनरेट होने में इसको ज्यादा मतलब इन सारे फैक्टर्स जो जितने भी फैक्टर्स की बात की गई, चाहे इंसेक्ट की बात कर लो, बटरफ्लाइज की बात कर लो, हनी बीज की बात कर लो या बर्ड्स की, ये सारे ही फैक्टर्स क्या होते हैं, रीजनरेट करने में हेल्पफुल होते हैं जंगल को या प्लांट्स को, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स इन रीजनरेशन, ओके। हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन रीजनरेशन, ये बेटर है। कुछ आप लोगों के माइंड में कुछ और आ रहा हो? आई होप यही क्लियर होगा, यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। यस सर। अ फॉरेस्ट इज ए प्योरीफायर ऑफ, बेटा जी किसका प्योरीफायर होता है? जो फॉरेस्ट होता है, एयर एंड वाटर। गुड बेटा, एयर एंड वाटर, ये बेटर है। एयर एंड वाटर दोनों को प्योरीफाई करने का काम करता है। वाटर साइकिल से आपका वाटर प्योरीफाई होता है, एक प्रकार से ट्रांसपिरेशन भी कर सकते हैं सर, इसका एक प्रोसेस होता है जहां से वो प्योरीफाई करके ही रिलीज करता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो वाटर रिलीज होता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा, वो भी एक प्रकार का प्योरीफाइड वाटर ही तो होता है, वाटर पेपर, ठीक है। तो बेटा जी एक यानी कि यहाँ पे एयर एंड वाटर फिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले, हैज फॉर्म द लोवेस्ट लेयर। जानते हो सबसे ये हाइट का सबसे कम हाइट वाला प्लांट्स होता है, तो लोवेस्ट लेयर फॉर्म करते हैं। कौन सा? लोवेस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट। बात कर ले पॉइंट नंबर डी की, द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन अ फॉरेस्ट इनरिच द ह्यूमस। यस, ह्यूमस कह सकते हैं आप लोग। जो डिकेइंग लीव्स होते हैं एनिमल्स ड्रॉपिंग होंगे, यानी जो भी कुछ छोटा उनका अवशेष होगा वो ह्यूमस से भरपूर होता है, ठीक है। ह्यूमस मतलब होता ही मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स उसमें अधिकता होती है। Why should we worry about the conditions and issues related to forest far from us? हमें इस चीज को लेकर क्यों चिंतित होना चाहिए या दुखी होना चाहिए भाई? किस चीज को लेकर? जो आज की दशा है या जो आज जंगल को लेकर जो इशू है भाई, जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल हमसे दूर होता जा रहा है, इस कंडीशंस को लेकर जो इशू है, ये बहुत बड़ा फैक्टर इशू बन गया है हमारे लिए। इस चीज को लेकर हमें क्यों चिंतित होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? Because our life is fully dependent directly or indirectly, ठीक है, on forest. If there is no forest, then there is no life, we can say, ठीक है। अगर जंगल नहीं तो जीवन नहीं, बिकॉज जंगल से ही बहुत हम जितनी भी चीजें यानी ग्रो करते हैं, सारे प्लांट नहीं होंगे जंगल में, आपके प्लांट भी आते हैं, ठीक है। प्लांट नहीं तो हम सबसे बड़ी चीज है ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? कौन देगा ऑक्सीजन? कोई दूसरा देने वाला है ऑक्सीजन? नहीं है। तो हमारे लिए फर्स्ट एंड मस्ट है। तो भाई हम नहीं रहे, जंगल नहीं तो हम नहीं, क्योंकि और एक चीज फूड चेन आपने देखा था, फूड चेन में जंगल से ही सारी चीजें निर्भर होती हैं। आपने जैसे लेट से एक बात एग्जांपल उन्होंने दिखाया था कि मान लीजिए ग्रास ऊपर ईट कर जाता है, उस ग्रास ऊपर को क्यों आपका फ्रॉग ईट कर जाता है, फ्रॉग को भाई स्नैक को ईगल और पिकॉक समथिंग, ठीक है, इस तरह से। और उस पिकॉक को ह्यूमन बीइंग, सॉरी पिकॉक नहीं, ईगल को ह्यूमन बीइंग और उससे बड़े जानवर मार के खा जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फूड चेन एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर जंगल और डायरेक्टली ये डिपेंडेंट होते हैं सारे, जो फूड चेन है वो डिपेंडेंट है कहाँ पे भाई? प्लांट से। और प्लांट क्या है? पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल खत्म, प्लांट खत्म तो जीवन खत्म भाई। फूड चेन डिस्टर्ब तो आगे के लिए भोजन श्रृंखला मतलब भोजन मिलेगा नहीं, तो बस बात खत्म हो जाएगी, जीवित ही रह जाएंगे। क्योंकि भोजन तो बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं हम लोग, सर्वाइव कर सकते हैं हम लोग, क्या कोई भी जीव जंतु सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं ना, ठीक है। बात समझ में आई होगी ना। पॉइंट नंबर 9 की बात करें, एक्सप्लेन। यस गुड, अभी हमें रिजाइन करना होगा, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इन अ फॉरेस्ट। बेटे जी
नीड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट। क्यों ऐसी आवश्यकता होती है कि विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु जंगल में पाया जाए, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ये जो विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु होते हैं एक दूसरे के लिए फूड एज अ फूड होते हैं, है ना? ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट, यानी एक दूसरे के लिए रिलेट होते हैं, ठीक है? जैसा आपने हमें फूड चेन बताया था अभी कि उसमें छोटे से लेकर छोटे जीव से लेकर एक बड़ा जीव सारे एक दूसरे से रिलेट होते हैं फूड चेन में। तो सारे चीजों की जरूरत होती है, नीड होती है जंगल में, बिकॉज ये सारे पार्ट ऑफ द फूड चेन है, यानी ये भोजन श्रृंखला के भाग हैं। अगर एक भी नहीं रहेगा तो भोजन श्रृंखला प्रभावित होगी और उससे आगे की जो जीव है वो भी प्रभावित होंगे, ठीक है? तो सारी चीजों की रहने की जरूरत है। आप जानते हो हार्बीवोर होंगे तो वो कार्निवोर का फूड होते हैं, और हार्बीवोर के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो होने चाहिए, है ना? बताया गया था ना? तो ऐसे एक दूसरे से सारे संबंधित होते हैं, एक दूसरे से इनका जीवन निर्भर है, दोनों की सभी की आवश्यकता होगी जंगल में। इन्होंने कहा फिगर में 70